नमस्कार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी सब अच्छा और मस्त होंगे। हाँ, आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी। हमारा जो चैनल है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से, उस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में उसे लिखिएगा, ताकि हम तक ये सूचना या आपकी समस्या हम तक पहुंच सकें और उसको अति शीघ्र दूर किया जा सके। तो हम अध्ययन कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल में जो पैटर्न थे या इसके जो फॉर्मूले थे वहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था, और आज हम अध्ययन करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो थोड़ी मैं पिछली क्लास को इससे या पिछले वीडियो के से कनेक्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक जो एफर्मेटिव था, एफर्मेटिव का पैटर्न हमने पढ़ा था। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य का पैटर्न हमने देखा था। सर्वप्रथम आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जिसके अंदर नोट ना हो और क्वेश्चन मार्क ना हो, वो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद स्थान आता है अदर का, मतलब जो भी कुछ बच गया एडवर्ब वगैरह। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका उपयोग होता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन करता हो तो एक वचन करता होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग करेंगे। ठीक है। और हमने अपनी प्रथम क्लास के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर ये नोट देखा था कि अगर किसी वर्ब के अंत में, यह वर्ब है, वर्ब के अंत में एस एच डबल एस एस ओ और एक्स और जेड, अगर इतने वर्ब आ जाए किसी वर्ब के अंत में तो उसके आगे ई एस ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे गो के अंत में देखो क्या है, ओ है। वो के अंत में क्या आ गया, ओ यहाँ से आए, इसका मतलब इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके आगे क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो ये क्या हो जाएगी, गोज हो जाएगी। जैसे एक वर्ब है रीच, रीच अंत में देखो क्या आ रहा है, सी एच। सी एच कहाँ है, यहाँ नहीं लिखा है सी एच, क्या यहाँ लिखे लेते हैं सी एच, ये सी एच है। तो इसके आगे सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, रिच बोल देंगे, रिच लिख देंगे। ठीक है। और अगर इनके अलावा कोई हो, उपरोक्त के अलावा इनके अलावा कोई आ जाए तो वर्ब के आगे केवल क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे वर्ब है कुक के, तो कुक के आगे क्या जोड़ देंगे, एस से। क्या जोड़ देंगे, एस से। ठीक है, एस लगा दिया। जैसे वर्ब है ईट, ईट इसके अंत में क्या है, टी, इसका मतलब इसका क्या ऐड कर देंगे, ईट से। ठीक है। अब आगे हम इसके पैटर्न के, सबसे पहले पैटर्न में एफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न देख लिया। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है या वर्ब के साथ एस या ई एस है, या ऑब्जेक्ट है, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर, अदर के अंदर कोई प्लेस हो या कोई टाइम हो वो आता है। ठीक है। और वर्ब में हमने ये सीखा है कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस एच डबल एस सी एच ओ या एक्स या जेड हो तो उसके आगे ई एस लगा देते हैं, ये ई एस लगा देते हैं। और अगर इनके अलावा कोई हो, इनके अलावा कोई आ जाए तो उसके वर्ब के अंत में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो या एस या ई एस लगाने पर ये किन सब्जेक्ट के साथ में आएगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, राहुल विद्यालय जाता है। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल में ये पहचान पड़ी थी कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आएगा, ता है ती है आएगा। इसके अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है
प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में इसके बीच में कहीं भी नकारात्मक या नई शब्द नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इसका मतलब ये सकारात्मक वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश बनाते समय या इसका अंग्रेजी बनाते समय हम क्या करेंगे? शुरुआत में लिखते हैं सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। किसी काम को करने वाला कौन होता है? करता यानी सब्जेक्ट होता है। सर्वप्रथम आप आगे लिखेंगे सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के अंदर काम करने वाला कौन है? राहुल है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? राहुल। इसके बाद में अब देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में ऐसे ईएस आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब राहुल है, राहुल कितने हैं? राहुल एक है, इसका मतलब सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन है तो वर्ब के साथ में क्या लगा देंगे? ऐसे। अब वर्ब कौन सी है? वर्ब के साथ में ऐसे ईएस लगाना। वर्ब क्या है? वर्ब होती है किसी काम का होना या करना। यहाँ राहुल क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या हो गई? वर्ब है। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं। और अब देखो ये राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगाना पड़ता है। एस ईएस लगाने पर आगे ओ आ रहा है तो ओ आएगा तो इसके आगे क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे, गोज। और आपको ये ध्यान रखना है कि आने जाने के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है। आने, अगर कोई वर्ब आने की हो या जाने की वर्ब हो, मतलब कम वर्ब हो या गो वर्ब हो, तो उसके साथ में प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करते हैं। अब आगे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है नहीं। अदर, अदर बचा। अदर में कौन बच गया? कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो विद्यालय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। SCH क्या हो जाएगा? स्कूल, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। देखो शुरुआत में क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। करता मतलब किसी काम को करने वाला यानी वर्ब को करने वाला कौन है? राहुल है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या लिख दिया? राहुल। अब आएगी या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म और या आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन करता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। अब देखो राहुल है, ये राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है यानी एक वचन है। एक वचन के साथ में ऐसे एस का उपयोग करेंगे। इसके साथ में वर्ब। वर्ब कौन है? वर्ब क्या काम कर रहा है? वर्ब होती है किसी काम का होना या करना, वर्ब या क्रिया। जाने का काम कर रहा है, जाने के लिए से क्या बोलते हैं? गो। गो बोलते हैं। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, गोज, ठीक है। और आने जाने के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। और इसके साथ में बाद में ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट की पहचान को आपको सरल सा रूल याद रखना है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या और किसको से प्रश्न करना है आपको। जो एग्जाम्पल दिया गया होगा या जो उदाहरण दिया गया होगा उसमें आपको क्या और किसको से प्रश्न करना है। अब देखो राहुल विद्यालय जाता है, इसका आप प्रश्न कैसे बना सकते हो? राहुल विद्यालय राहुल क्या जाता है? उत्तर मिला क्या? नहीं मिला। राहुल किसको जाता है? उत्तर मिला क्या? नहीं मिला। राहुल कहाँ जाता है? कहाँ का उत्तर आ रहा है? कहाँ यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। डायरेक्ट अपने को क्या लिखना है? अदर। और अदर के अंदर आपको ध्यान रखना है पी और टी। पी और टी का मतलब है पहले आएगा प्लेस और उसके बाद में आएगा टाइम। अब यहाँ प्लेस मतलब स्थान। स्थान कौन है? विद्यालय। तो विद्यालय अदर में आ जाएगा क्या? स्कूल आ जाएगा। समझ गए? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, कहीं भी नई शब्द नहीं है इसके अंदर। नई शब्द नहीं है इसका मतलब नकारात्मक नहीं है। कहीं भी इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य के अंदर अपने को पैटर्न पहले से पता है। शुरुआत में पैटर्न में कौन आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन आता है? जो किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोल दिया, ठीक है। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में ऐसे ईएस का उपयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। आई कौन सा है? मैंने शुरुआत में या प्रथम वीडियो में आपको बताया था कि जो आई सब्जेक्ट है वो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। जो आई सब्जेक्ट है उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं यानी बहुवचनकर्ता मानते हैं। ये हम प्रथम वीडियो में बात कर चुके हैं। जो टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसके अंदर हम ये बात कर चुके हैं। तो आई है प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब का मतलब किसी काम का होना या करना। या काम कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। यहाँ क्या लिखेंगे? रीड। अब आगे देखो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का उत्तर अपने को किसे मिलेगा? या तो क्या से प्रश्न करेंगे या फिर किसको से प्रश्न करेंगे। देखो मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या का उत्तर हमें मिल रहा है? इसमें क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या पढ़ता है? किताब। इसका मतलब किताब क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। क्या लिख देंगे? बुक। समझ गए?
अपने को ध्यान रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक है, जिसमें ना तो नई शब्द हो और ना ही कोई नकारात्मक वर्ड यानी नकारात्मक शब्द ना हो और उसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क ना हो, वो होता है सकारात्मक है। अपने को सिंपल सा पैटर्न याद रखना है सकारात्मक का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई एस, और बाद में आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट, और बाद में आएगा अदर। और अदर में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो आएगा पी या आएगा टी। इसका मतलब है या तो आएगा प्लेस या बोलते हैं टाइम, ये दोनों एडवर्ब कहलाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल हमने पहला एग्जाम्पल ये है, राहुल विद्यालय जाता है, ठीक है। तो राहुल इसमें कौन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन आ गया, राहुल आ गया, राहुल को इंग्लिश में राहुल लिख दिया। अब या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में एस या ई एस लगाना है, किसके साथ है, वर्ब है। वर्ब मतलब किसी काम को करना, तो क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो वर्ब कौन हो जाएगी, गो। आगे क्या लगा देंगे, ई एस। आने जाने के साथ में आपको याद रखना है हमेशा परिवर्तन टू आता है। उसके बाद में कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो लास्ट में स्कूल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। इसके बाद में आएगी वर्ब, वर्ब अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई एस। जो आई है वो आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इंग्लिश के अंदर आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो आई इसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या कर रहा है, ये पढ़ने का काम, पढ़ने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, किताब, किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक। आया समझ में, ये हो गया अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की। किस सेंटेंस बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के 2 नंबर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक, नकारात्मक जिसमें मतलब कोई नेगेटिव वर्ड हो, जैसे इसमें प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे नोट, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो उसमें नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आना है, याद रखिएगा। ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो जो नोट आता है वो हमेशा तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है। अब हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहीं एक नोट लिखवाया था, नोट में क्या लिखाया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर सकारात्मक वाक्य है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं। हमने याद रखना अपने को, अगर कोई टेंस है और उसका एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या सीखी थी, डू और डज, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए डू का प्रयोग किसके साथ होता है, डू का प्रयोग होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का प्रयोग किस में, डज का प्रयोग किसके साथ होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो हम पैटर्न बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस का, पैटर्न कैसे बनेगा, पैटर्न अपने को याद रखना है, पैटर्न याद रखना है। पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज प्लस, अब आएगा नकारात्मक है, नकारात्मक का मतलब इसमें क्या आना है, नोट आना है। और नोट वो भी कौन से स्थान पर आएगा, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर। 1 नंबर आ गया, इन दोनों में से कोई एक आएगा 2 नंबर, और तीसरा लिखते हैं नोट प्लस से। अब याद रखिएगा डू और डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बार बार कंपटीशन एग्जाम में, बार बार एकेडमिक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डू और डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपको। डू और डज से, और इसके साथ में एक और होता है डिड जो पास्ट का होता है, उसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो डू और डज आ रहा है, इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म, और आगे लिखना है ऑब्जेक्ट, और आगे लिखेंगे अदर। अदर में वही दोनों है, कौन, पी और टी। पी मतलब पहले और टी मतलब टाइम, ठीक है, मतलब बोलते हैं जिससे एडवर्ब। अच्छा, अब लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या करेंगे, कल एग्जाम्पल क्या था एग्जाम्पल, राहुल, पहले था राहुल विद्यालय जाता है, अब की बार अपने को नेगेटिव बनाना है, मतलब नकारात्मक बनाना है। तो नकारात्मक क्या लिखेंगे, राहुल विद्यालय नहीं जाता है, मतलब इसमें नई वर्ड ऐड करना है अपने को, क्योंकि अपने को नेगेटिव बनाना है, राहुल विद्यालय नहीं जाता है। पीछे वाला उदाहरण है, राहुल विद्यालय नहीं जाता
हैं। अच्छा, शुरुआत में क्या लिखना है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? राहुल। इसके बाद में या तो आना है डू या आना है डज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डू का जो यूज होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, और जो डज हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। याद रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और अगर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है। याद रहेगा। अब देखिए राहुल, राहुल क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? जो राहुल है, जो अपना सब्जेक्ट राहुल है, वो राहुल क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर प्लूरल है तो डू आएगा, अगर सिंगुलर है तो डज आएगा। अब राहुल है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज। अच्छा, इसके बाद में आएगा क्या? अकॉर्डिंग टू पैटर्न, एक सूत्र के अनुसार क्या आएगा? नोट आएगा। ये नोट याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर आता है हमेशा। इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी नोट आएगा वो हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अच्छा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म क्या काम कर रहा है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब किसी काम का करना। क्या काम कर रहा है? जाने का। जाने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और आने जाने के साथ में प्रीपोजिशन डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, आगे है अदर। अदर के अंदर प्लेस, टाइम जो भी हो, कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। ठीक है, आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा में बाजार अच्छा, नेगेटिव बनाना है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अच्छा, अब अपने को देखना है कि जो आई सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आई प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करते हैं। या आई कौन है? आई, ये पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि आई सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगी? डू आ जाएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, तो नकारात्मक मतलब तीसरे स्थान पर क्या लिखना है अपने को? नोट लिखना है। ये लगा दीजिए नोट। और इसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और आने जाने के साथ में प्रीपोजिशन टू। कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, याद रहेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा। तो याद रखना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू और डज का प्रयोग करते हैं। और आप याद रखिएगा, डू और डज के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अपना पैटर्न है। पहले आएगा सब्जेक्ट है, उसके बाद में डू या डज। हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। और प्लस में आएगा नोट, वो भी तीसरे स्थान पर 1 नंबर। इन दोनों में से कोई आएगा 2 नंबर पे या जाएगा 3 नंबर पे। और डू डज के साथ में वैसे भी कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में अदर आ जाएगा। ये किसकी बात होगी? नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी। अब बचा कौन सा है? इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और इंटरोगेटिव की पहचान क्या होगी? लास्ट में या तो क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होगा, और शुरुआत में क्या होगा? क्या शब्द लगाया गया होगा? क्या। ठीक है, अच्छा तीसरी किसकी बात करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। आपको एक याद रखना है पैटर्न। तीनों पैटर्न पढ़ रहे हैं हमें। शुरुआत में हमने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न, यानी सकारात्मक वाक्य का। उसके बाद हम दूसरा देखा है हमने नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य का। और तीसरी बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो सबसे पहले किया जाता है। याद रहेगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन थी? डू और डज। याद रखना है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहेगा? डू
डू या फिर डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। अगर अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? शुरुआत में करेंगे डू और डज का प्रयोग। ठीक है, अच्छा लिखें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। अच्छा याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा, नोट प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन कौन सी है? या तो डू है या फिर डज है। याद रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले करते हैं, सर्वप्रथम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? डू और डज। इसका प्रयोग क्या करना है? सर्वप्रथम करना है। देखो हमने इस पैटर्न के अंदर सर्वप्रथम यूज़ किया, डू और डज का प्रयोग कहाँ किए? सबसे पहले किए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या? राहुल विद्यालय जाता है। शुरुआत में क्या आ रहा है? इसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक चलेगा ना लास्ट में। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य अपने को पता चलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने पास पैटर्न कौन सा है? डू या डज। ये डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। वैसा याद रखना है, जो डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। और सब्जेक्ट कौन है? राहुल। अब राहुल अपने को देखना है कि राहुल एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राहुल अपने को पहले से पता है कि राहुल है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे? डज। इसके बाद में क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। इसके बाद में क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। अपने को पहले से पता है डू और डज के साथ में कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या कौन सी फॉर्म है? वर्ब कौन है? जाना, जाने का काम कर रहे हैं, जाने को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? गो। आने जाने के साथ में क्या लगाना है? टू। और लास्ट में कहाँ जा रहा है? स्कूल। यहाँ क्या लगा देंगे? स्कूल। अंत में देखो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वाक्य ही पहले से इंटरोगेटिव है, क्या है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अपने भी क्या लगाना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या, शुरुआत में क्या लगाना है? क्या, क्योंकि अपने कौन से सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, अच्छा शुरू में क्या लिखेंगे? शुरू में लिखेंगे वही अपने पैटर्न में क्या दिया गया है? सर्वप्रथम पैटर्न दिया गया शुरू में, क्या दिया गया? डू या डज का प्रयोग होना है। सब्जेक्ट कौन है अपने पास? मैं है। और मैं क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्रथम वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। मैं है जो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। इसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। खेलने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। इसके बाद आगे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे प्रश्न करना है? क्या है और किसको से प्रश्न करना है? तो क्या से प्रश्न करें? मैं क्या खेलता हूँ। क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या मिल रहा है उत्तर? फुटबॉल। तो यहाँ क्या लिख देंगे? फुटबॉल। लास्ट में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। याद रहेगा, शुरुआत में क्या है? हेल्पिंग वर्ब या डू या डज, वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? मैं एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू। तो किसका यूज कर दिया? डू। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? आई। इसके बाद में
डू और डज के साथ फॉर्म कौन सी यूज होती है? फेस्ट है। तो फेस्ट क्या क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। खेलने इंग्लिश से क्या बोलते हैं? प्ले। और इसके बाद में लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किसको किससे प्रश्न करते हैं? क्या क्या काम कर रहा है? देखो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फुटबॉल। यहाँ लगा दिया फुटबॉल। अदर कुछ बचा है नहीं, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपने यहाँ? प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बार इससे पूरा रिवीजन करा देता हूँ क्विक रिवीजन के रूप में। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो आपको मुख्य तौर पे याद रखना है एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको याद ये रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक तो हिंदी पहचान याद रखनी है। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान मैंने क्या पढ़ी थी? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ते हूँ, इतनी पढ़ी थी। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी थी? डू या डज। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैंने पढ़ी थी मैन वर्ब। मैन वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूर्ण रूप से याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पूछे तो हिंदी पहचान ये बतानी है। अगर हेल्पिंग वर्ब पूछे तो डू और डज का प्रयोग करना है। अगर मैन वर्ब पूछे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और आप एक नोट के तौर पे याद रखिएगा, डू या डज इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये कराऊंगा मैं एक साथ में, वैसे रूल्स के साथ में। सबसे जब अपने टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू तक टेंस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से टेंस का किस किस जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, अब एक बार हम इसका यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में केवल इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जब इसके रूल्स आएंगे, इसके नियम में अलग से करवाऊंगा स्पेशल। ठीक है, जिसे बोलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना, जिससे एग्जाम से बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो करवाएंगे बाद में। ठीक है, और इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। ये हो गया प्रेजेंट कंप्लीट, प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। अब प्रेजेंट का दूसरा भाग लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव टेंस। आपको याद रखना है, प्रेजेंट के हमने 4 उप विभाजन पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स पढ़े थे, जिसमें प्रथम था प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जिसमें चारों में से हमने एक का अध्ययन कर लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके यूज अभी बाकी है, जिसके यूज कराऊंगा लास्ट में रूल्स के हिसाब से। जिसका एक टॉपिक बनेगा अपना, अलग से टॉपिक बनेगा, पूरे टेंस पे डिपेंड होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और अब प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया। प्रेजेंट का अब दूसरा सब टाइप लेते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यू को दूसरा नाम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। ये प्रेजेंट के अंदर कौन सा अपना जो काम है वो जो जारी है, प्रेजेंट का होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि वो काम है वो प्रेजेंट का होना चाहिए। दूसरी बात, वो काम है वो कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब हमेशा मतलब चलता रहना चाहिए, लगातार जारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं मतलब इस कंटिन्यू कर रहे हैं अपने। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह नाच रही है, मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट का तो है तो, और अंत में क्या आ रहा है? रहा रही आ रहा है, तो हिंदी पहचान इसकी क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखनी है, वही 3 चीज़ ध्यान रखनी है। पहले ध्यान रखनी है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या लगाएंगे? रहा है। तो रहा है लगाने का मतलब है कोई काम कंटिन्यू होना चाहिए। और कंटिन्यू हम कब कह सकते हैं? जब कोई काम चल रहा हो, लास्ट में क्या रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं,
और रहा हूँ और रही हूँ। ठीक है, याद रखना है हिंदी पहचान में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की हिंदी पहचान पूछे तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, etc। ठीक है, इत्यादि। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी इसकी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में अपने को ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका उपयोग करते हैं? इज, आर या एम। याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका उपयोग करते हैं? इज, आर और एम। अब तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ करना है? इसका प्रयोग कहाँ होना है, आर का प्रयोग कहाँ होना है और एम का प्रयोग कहाँ होना है? तो मैं बार अलग अलग लिख देता हूँ। एक बार इज, तो हेल्पिंग वर्ब इज है, इज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग देखिएगा कहाँ होगा। हेल्पिंग वर्ब 3 बनेगी, एक बनेगी इज, एक बनेगी आर और एक बनेगी एम। इनका उपयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ ही होना है? याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का उपयोग करते हैं। दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग तरीके से उपयोग है। इज आता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या किसी का नेम हो गया। याद रखिएगा इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सी के साथ में, ही के साथ में, इट के साथ में, नेम के साथ में या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो यानी एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ में किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा दी गई हो उसके साथ में किसका उपयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग करेंगे। ठीक है, और आर का उपयोग होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचनकर्ता के साथ में। तो प्लूरल में कौन कौन आ जाएगा? आई नहीं आएगा। आई तो एक एम के साथ में आई का यूज, एम के साथ केवल और केवल आई के साथ आने एम, जो एम हेल्पिंग वर्ब केवल आई के साथ आनी है। याद रखिएगा। इसके अलावा कौन बच गया? वी बच गया, यू बच गया और दे बच गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन या फिर काउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, तो बहुवचन संज्ञा के साथ में हमेशा आर का उपयोग करना है। तीनों आ गई। इज का उपयोग किसके साथ होना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी एक वचनकर्ता के साथ में। एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। नाउन का मतलब कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो। होने कितने चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन मतलब एक ही संख्या में होने चाहिए। और जो आर है हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट देखें तो वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन। तीसरी बच गई एम। एम का यूज़ हमेशा फिक्स है। एम का यूज़ केवल और केवल किसके साथ में करते हैं? आई के साथ में करते हैं। और अब आ रही तीसरी चीज़ कौन आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब अपने को ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। याद रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको याद रखना है हिंदी पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, इसका प्रयोग इन सब्जेक्ट के साथ में होता है। आर का जो प्रयोग है प्लूरल सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट के साथ होता है और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ में होता है। याद रहेगा। और तीसरी चीज़ हमें सीखनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब है कौन सी आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में वर्ब के साथ में आईएनजी। और एक आपको शॉर्टकट चीज़ याद रखनी है, जहाँ जहाँ कंटिन्यू नाम आएगा, कंटिन्यूस टेंस नाम आएगा, उस स्थिति में मेन वर्ब हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। याद रखिएगा जहाँ जहाँ कंटिन्यू नाम आएगा, कंटिन्यू टेंस का नाम आएगा, वहाँ वहाँ वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। एक टेंस में 2 बार कंटिन्यू नाम आता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट टेंस से कितनी बार नाम आ गया? 2 बार। उसी प्रकार से पास्ट के अंदर भी 2 बार आएगा, पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। कितनी बार आ गया? 2 प्रेजेंट में आ गया, 2 पास्ट में आ गया। और उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी 2 बार कंटिन्यू नाम आता है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से। इसका मतलब एक पूरे टेंस के अंदर जो कंटिन्यू नाम है वो कितनी बार आए? 6 बार आ रहा है। 6 बार आने का मतलब है मेन वर्ब है तो उसके साथ में आईएनजी भी कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू के साथ में सीधा सीधा संबंध किसका है? आईएनजी का है। जहाँ जहाँ कंटिन्यू नाम वहाँ वहाँ वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को एंड करते हैं यहीं पे और आगे के वीडियो का जल्द से जल्द इंतज़ार कीजिएगा, अति शीघ्र आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़
ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम्स हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर सकें। अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। थैंक यू।